हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बच्चों इस वीडियो सेशन में क्लास 9th का साइंस का जो चैप्टर नंबर हमने 5 स्टार्ट किया हुआ है, दैट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ आज हम बच्चों देखेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट सेल का जो पार्ट है न्यूक्लियस, उसका स्ट्रक्चर और फंक्शंस हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। बच्चों न्यूक्लियस जो होता है ये सेल के सेंटर पे स्थित होता है और ये सेल की सारी जो वाइटल एक्टिविटीज होती है इसको कंट्रोल करता है। तो सबसे पहले जो न्यूक्लियस है बच्चों, सेल का न्यूक्लियस, उसकी खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। एक और न्यूक्लियस हम पढ़ चुके हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में, चैप्टर नंबर 4 में, उसको खोजा था रदरफोर्ड ने। तो एटॉमिक न्यूक्लियस वो अलग चीज है और ये सेल का न्यूक्लियस है, बायोलॉजी में जो लिविंग सेल उसका न्यूक्लियस है। ठीक है, तो दोनों में गड़बड़ नहीं करेंगे कि अगर क्वेश्चन आ जाता है हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस तो कैसे पता लगेगा, तो वहां पे स्पेसिफिकली आप लिख सकते हो चाहे तो कि एटॉमिक न्यूक्लियस किसने खोजा एंड सेल का न्यूक्लियस किसने खोजा। ठीक है, सो सेल्यूलर न्यूक्लियस इसलिए लिख दिया, यहां कंफ्यूजन ना हो। सेल्यूलर न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। ठीक, अब मजेदार बात देखो बच्चों, सेल की डिस्कवरी की रॉबर्ट हुक ने और सेल का जो न्यूक्लियस है उसकी डिस्कवरी भी की रॉबर्ट हुक ने। तो दोनों ही रॉबर्ट है, बस सरनेम अलग अलग है इनका। ठीक है ना, चलिए। इट इज बाउंड बाय डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियस के चारों तरफ बच्चों एक डबल मेम्ब्रेन लेयर होती है और वो जो डबल मेम्ब्रेन है उसमें बीच बीच में जगह जगह पोर्स होते हैं और इन पोर्स के माध्यम से छोटे छोटे ट्यूब्स निकलती हैं और फिर वो न्यूक्लियस जो होता है उसकी मेम्ब्रेन कंटिन्यूअस है किसके साथ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, उसी के साथ एसोसिएटेड है। तो कोई भी चीज जो न्यूक्लियस के अंदर से बाहर निकलनी हो तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ट्यूब्स और होलो शीट्स का जो नेटवर्क है उसके अंदर घुस सकती है। और अगर साइटोप्लाज्म से सेल के किसी दूसरे हिस्से से न्यूक्लियस के अंदर कोई चीज भेजी जानी हो तो भी वो इन्हीं पोर्स के माध्यम से अंदर जाएगी न्यूक्लियस के। क्लियर? सो इट इज बाउंड बाय डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन which is provided with a number of pores, खूब सारे उसमें छिद्र होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छेद होते हैं। its membrane is associated with the endoplasmic reticulum, और न्यूक्लियस की जो डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन है वो कंटिन्यूअस है या एसोसिएट है, जुड़ी हुई है किसके साथ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है नेटवर्क है ना पूरा ट्यूब्स और शीट्स का, उसके साथ ये कनेक्टेड होती है। चलिए, अब न्यूक्लियस के बेसिक 4 हिस्से होते हैं। न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स, कौन कौन से हैं? सबसे बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जो कि मैंने बता दिया डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन जो होती है उसके अंदर का जो लिक्विड जेली लाइक मेटेरियल होता है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। न्यूक्लियस के अंदर भी जेली लाइक मटेरियल है, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, न्यूक्लियोप्लाज्म, या फिर इसको कैरियोप्लाज्म भी कह सकते हैं, या तो न्यूक्लियोप्लाज्म या फिर कैरियोप्लाज्म। ठीक, तो इट इज द लिक्विड फिल्ड इनसाइड द न्यूक्लियस। उसके बाद आता है बच्चों क्रोमेटिन या फिर क्रोमोसोम्स भी कह सकते हैं। अब क्रोमेटिन कब कहना है, क्रोमोसोम कब कहना है, ये भी थोड़ी देर में बता देंगे हम। तो क्रोमेटिन या क्रोमोसोम जो होता है ये न्यूक्लियस के अंदर पाया जाने वाला जेनेटिक मटेरियल है। ये मोस्टली डीएनए होता है, थोड़ा बहुत आरएनए भी होता है। आरएनए एक तरह से डीएनए का असिस्टेंट ही होता है जो प्रोटीन्स के सिंथेसिस में उसकी हेल्प करता है। ठीक है, तो डीएनए और डीएनए की मदद से आरएनए बनता है। तो डीएनए इज द बेसिक जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेल्स। तो ये न्यूक्लियस के अंदर होता है। उसके बाद एक और डेंस बॉडी होती है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। स्पेलिंग में गड़बड़ नहीं करेंगे, न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस। तो यहाँ पे बीच में क्या आ गया, एल ई के बाद में ओ एल और आ गया, ऑल और आ गया। ठीक है, सो न्यूक्लियोलस, इट इज ए डेंस बॉडी प्रेजेंट विद इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर एक डेंस बॉडी है, कुछ एंजाइम्स होती है, इसमें आरएनए होता है, प्रोटीन्स होते हैं, एंड मे बी वन और मोर, ये एक या एक से ज्यादा भी हो सकती है। ये अलग ही दिखती है गाढ़ा गाढ़ा, अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो न्यूक्लियस के अंदर एक और स्टिल डेंस बॉडी नजर आती है, एक या एक से ज्यादा भी हो सकती है। ठीक, तो 4 बेसिक पार्ट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म या फिर कैरियोप्लाज्म बोल सकते हैं, क्रोमेटिन अथवा क्रोमोसोम्स या फिर जेनेटिक मटेरियल डीएनए, एंड द डेंस बॉडी विद इन द न्यूक्लियस, वन और मोर इन नंबर्स, ये कहलाता है न्यूक्लियोलस। चलिए इसका डायग्राम देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे इसका फंक्शन कैसा होगा। ठीक, चलिए ये देखेंगे, ये हमने एक फ्लैट ट्रांसफर सेक्शन दिखाया न्यूक्लियस का। ये न्यूक्लियस की डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन है और बीच बीच में गैप्स होते हैं, इनको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। ठीक, और इसके अंदर कुछ ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, इंटेंगल मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, इनका पूरा नेटवर्क है। हम अलग अलग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को गिन भी नहीं सकते। तो बच्चों जब सेल रेस्टिंग फेस में होता है, जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, ग्रो कर रहा है, बढ़ रहा है, डेवलपमेंट स्टेज में, उस वक्त रेस्टिंग फेस में
डीएनए जो होता है वो बिल्कुल थिन थिन कॉइल लाइक स्ट्रक्चर दिखता है। समझ में आ गया? देखो इस प्रकार से क्या है, ये बहुत ही पतला फाइबर लाइक नेटवर्क जैसा दिखता है। और वैसे ये फिक्स संख्या होती है इनकी, अलग अलग सेपरेटली इनको हम गिन सकते हैं टुकड़ों को, इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को, बट यहाँ पे गिनना संभव नहीं है, एक दूसरे के अंदर घुसे हुए हैं ये। तो इस अवस्था में जो नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर है, जो कॉइल्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से पतले, इसको हम क्रोमेटिन कहते हैं। लेकिन जैसे ही सेल डिवीजन के लिए तैयार हो जाता है बच्चों, तो ये जो कॉइल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये ट्विस्ट होकर के, कंडेंस होकर के मोटे हो जाते हैं और यही रॉड के जैसे बन जाते हैं। उस अवस्था में, कंडेंस्ड अवस्था में, इन्हीं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को फिर क्रोमोसोम कहा जाता है। समझ में आ गया? तो आगे मैं स्ट्रक्चर बता दूंगा कि क्रोमोसोम दिखता कैसा है। समझ में आ गया? तो जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा है तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स धागे धागे जैसे दिखेंगे, गिनती नहीं कर सकते उस समय हम इनकी, एक दूसरे के अंदर लिपटे हुए हैं आपस में, तो क्रोमेटिन कहलाता है। और अगर जब सेल डिवाइड करने के लिए रेडी हो जाएगा, देन इट कंडेंसेस, बिकम्स शॉर्ट, थिक, रॉड लाइक, एंड इन दैट केस इट इज नोन एज क्रोमोसोम। और एक क्रोमोसोम बच्चों एक सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल होता है, एक सिंगल डीएनए। और हर एक स्पीसीज, प्रजाति में क्रोमोसोम की संख्या प्रत्येक सेल में एग्जैक्टली सेम होती है। ह्यूमन बींग्स जो होते हैं बच्चों, हमारी प्रजाति है होमो सैपियंस, और हमारे अंदर हर सेल के अंदर, हमारी बॉडी के प्रत्येक सेल के अंदर क्रोमोसोम 46 संख्या में होते हैं। ये प्रजाति टू प्रजाति, स्पीसीज टू स्पीसीज फिक्स्ड नंबर है। समझ में आ गया? सो ह्यूमन बींग्स हैव हाउ मेनी क्रोमोसोम्स? 46 क्रोमोसोम्स। तो दिस नंबर इज कांस्टेंट फॉर एनी स्पीसीज। चलिए, देन उसके बाद अंदर ये सेंटर पे रिजिड बॉडी, इसको न्यूक्लियोलस कहते हैं। अंदर जो भी जेली लाइक मेटल भरा हुआ लिक्विड पार्ट, वो न्यूक्लियोप्लाज्म या न्यूक्लियोप्लाज्म के अलावा कैरियोप्लाज्म भी कहला सकता है। और ये हमारा न्यूक्लियर एनवलप या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। तो ये सिंपल सा डायग्राम है न्यूक्लियस का, बना लेंगे इसको। चलिए, तो स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लेते हैं न्यूक्लियस के। कैसा स्ट्रक्चर है? इंटरनली द न्यूक्लियस कंटेन्स ए हाईली कॉइल्ड नेटवर्क ऑफ थिन फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमेटिन। न्यूक्लियस जो होता है बच्चों, वो क्या है? बहुत सारे अंदर धागे जैसे कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स या कॉइल्ड नेटवर्क जैसा है, अंदर से उसके फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर। ठीक है? तो इट कंटेन्स ए हाईली कॉइल्ड, आपस में इंटरट्वाइंड है, कॉइल्ड मतलब आपस में उलझे हुए हैं, नेटवर्क मतलब पूरा जाल का जाल बना हुआ है अंदर, ऑफ थिन फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है? धागे धागे जैसे स्ट्रक्चर्स है जिनको हम क्रोमेटिन बोलते हैं। तो ये तो हो गया धागे के रूप में। इट इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेल एंड मेड अप ऑफ डीएनए। यही जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए का बनता है। ठीक है? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन्स भी होते हैं साथ में। When the cell starts dividing, जैसे ही सेल डिवीजन के लिए तैयारी करता है, डिवीजन स्टार्ट करता है ना, तो क्रोमेटिन कंडेंसेस, ये कंडेंस हो जाता है। अब कंडेंस कैसे होगा बच्चों? अगर आपको मैं कोई पतली सी रस्सी दे दूं और आपको बोले कि उसको धीरे धीरे हमको ट्विस्ट करना है, तो लगातार हम उसको ट्विस्ट करते 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 वो छोटी हो जाती है और मोटी हो जाती है। समझ में आ गया? तो ट्विस्टिंग के द्वारा क्या हो जाता है, ये मोटा हो जाता है, कंडेंस हो जाता है, एंड बिकम्स थिक एंड रॉड लाइक। अब ये रॉड जैसा हो जाता है और इसके हमको अलग अलग ऐसे आर्म्स दिखाई देती है। कभी तो 2 आर्म दिखती है, किसी किसी में 4 भी दिख सकती है। नाउ इट इज कॉल्ड ए क्रोमोसोम। अब ये मोटा होने के बाद में अलग अलग इसको गिनती की जा सकती है, एक दूसरे से अलग दिखाई देते हैं। इस अवस्था में ये क्रोमोसोम कहलाता है। अब ये जो क्रोमोसोम होता है बच्चों, इसके पार्ट्स कौन कौन से? तो मैंने बताया अभी, क्रोमोसोम या डीएनए जो भी है, ये क्रोमोसोम जो है किस चीज का बना है? डीएनए, और उसके साथ ही कुछ प्रोटीन्स अटैच्ड होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स। इन दोनों को मिलाकर के बना है क्रोमोसोम। ठीक, अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्रोमोसोम का। बच्चों जो क्रोमोसोम है, यहाँ पे इसके सेंटर में ये जो जगह है जहाँ पे आर्म्स अटैच है, ये सेंटर वाला रीजन कहलाता है सेंट्रोमियर, या इसी को प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी बोलते हैं। सिंपल आप ये सेंट्रोमियर याद रखना है, सेंट्रल बॉडी सेंट्रोमियर। और यहाँ पे इसकी भुजाएं अटैच होती हैं, कभी कभी ये 2 भी होती हैं और कभी कभी ये 4 भी दिखाई देती हैं। ठीक है? तो 2 होती है तो डायड स्टेज कहलाता है, 4 होती है तो टेट्राड स्टेज कहलाती है। ये क्रोमोसोम की अलग अलग अवस्थाएं हैं। ठीक है? और ये हमारे देखो डीएनए इसके अंदर। अभी ये जो क्रोमोसोम है, इसकी जो भुजाएं हैं, इन भुजाओं को बच्चों बोलते हैं क्रोमेटिड। क्या बोलते हैं? क्रोमेटिड। और ये क्रोमेटिड का जो टिप है, इसको टीलोमियर कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? TELOMER, टीलोमियर। ठीक, और ये जो सेंट्रोमियर है, इसकी पोजीशन जर्नी के सेंटर पे ही हो। ये इधर सेंटर पे भी हो सकती है, ये इधर भी हो सकती है, मतलब इधर हिस्सा कम हो और इधर ज्यादा हो, और कभी कभी टिप पे भी होता है। तो अलग अलग इसकी पोजीशंस होती हैं। ठीक है? और अलग अलग प्रकार के क्रोमोसोम्स जो होते हैं, उनकी लंबाई, मोटाई, डायमीटर, ये सब अलग अलग होता है। अब ये हमारा डीएनए कंप्लीट। अब ये जो इसकी आर्म्स होती है, इसके आर्म पे डीएनए के छोटे छोटे सेगमेंट्स, इंडिपेंडेंट सेगमेंट्स, जो इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं, इन इंडिपेंडेंट सेगमेंट्स को जीन कहते हैं। तो
एक जीन, उसके बाद एक और जीन, एक और जीन, ऐसे लगातार लाइन में लगी हुई, लीनियर अरेंजमेंट होता है जीन्स का। एंड दीज जीन्स व्हिच आर नथिंग बट सेगमेंट्स ऑफ डीएनए। ये डीएनए के सेगमेंट ही है, बस एक के बाद लगातार चेन के रूप में रखे हुए, तो हमको कंटिन्यूअस श्रृंखला लगती है डीएनए, ठीक है कि नहीं? तो डीएनए के जो इंडिपेंडेंट यूनिट्स होती हैं, ये यूनिट्स जो कि हमारे लक्षणों को, हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को कंट्रोल करती हैं, उनको जीन कहा जाता है। समझ में आ गया? और एक जीन एक कैरेक्टर को लगभग कंट्रोल करती है, ठीक? तो ये था बच्चों हमारा क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, तो आप बना लेंगे इसको भी नोटबुक में। चलिए अब देखते हैं न्यूक्लियस के फंक्शंस क्या क्या है बच्चों। तो बेसिकली ये तीन फंक्शंस है न्यूक्लियस के। न्यूक्लियस कंट्रोल्स ऑल द वाइटल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। सेल के जरूरी कामकाज जो भी हैं उसको कंट्रोल करता है न्यूक्लियस। वाइटल मतलब लाइफ सपोर्टिंग एक्टिविटीज। उसके बाद इट हेल्प्स इन सेल डिवीजन। ये सेल के डिवीजन में भी हेल्प करता है। जो भी सेल का डिवीजन है वो बच्चों न्यूक्लियस के डिवीजन से स्टार्ट होता है। जब भी सेल डिवाइड करेगा पहले न्यूक्लियस अपनी कॉपी बना करके 1 से 2 हो जाएगा। न्यूक्लियस के डिवीजन को हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। और उसके बाद साइटोप्लाज्म 2 भागों में बढ़ जाएगा, बीच में मेम्ब्रेन आ जाएगी और इस प्रकार से एक सेल से 2 नए डॉटर सेल्स बन जाएंगे। तो ये जो प्रक्रिया है साइटोप्लाज्म के डिवीजन की, इसको साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। तो 2 भागों में बटा हुआ सेल का डिवीजन, पहले न्यूक्लियस का डिवीजन, उसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन। तो न्यूक्लियस के डिवीजन से स्टार्ट होता है सेल का डिवीजन। तो इट हेल्प्स इन सेल डिवीजन। उसके बाद इट कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। डीएनए के रूप में इसमें जेनेटिक मटेरियल है जिसको हम क्रोमोसोम्स भी कह सकते हैं। हेंस, और इसीलिए जो कैरेक्टर्स होते हैं इसको एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ट्रांसफर करने की इकाई भी है। समझ में आ गया? सो वो लक्षण, वो वंशानुगत लक्षण जो एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं, इनको हम हेरिडिटरी कैरेक्टर्स कहते हैं, जेनेटिक कैरेक्टर्स बोलते हैं। और ये जेनेटिक कैरेक्टर्स का एक सेल से दूसरे सेल या एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होना जो होता है, ये डीएनए या फिर क्रोमोसोम के कारण ही संभव है। So it contains genetic material in the form of DNA or chromosomes. Hence, it is responsible for the transfer of hereditary characters from one generation to another. Clear? तो ये थे बच्चों हमारे functions न्यूक्लियस के, अच्छे से लर्न कर लेंगे इनको। चलिए अब अगले हमारे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, देख लेते हैं। Give some examples of semi permeable membranes. बच्चों सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हम देख चुके हैं। जो सेल होता है, सेल उसकी मेम्ब्रेन हमारी सेमी परमेबल है। ये सेलेक्टिवली कुछ चीजों को अपने आर पार आने जाने देती है और कुछ चीजों को रोक लेती है। हमने देखा था फ्लूइड मोजाइक मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, कि 2 लिपिड के लेयर होती हैं और बीच में कुछ ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं जो कि एक स्प्रिंग जैसा, टनल जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं और उनके साइज के आधार पर चीजें आर पार आ जा सकती है, अलग अलग प्रकार के सॉल्वेंट या सोल्यूट्स, ठीक है। तो अभी इसी प्रकार की और कुछ सेल मेम्ब्रेन के अलावा कुछ और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स हैं। तो पहले तो मैंने बता दिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन ले सकते हैं। उसके अलावा अनियन पील, बच्चों प्याज जो होता है ना, प्याज हम काटते हैं तो उसका जो उसके जो लीव्स होते हैं, फ्लैशी लीव्स, उसके अंदर से बिल्कुल एक पतला सा ट्रांसपेरेंट सा झिल्ली सी मेम्ब्रेन से निकलती है, वो कहलाती है अनियन पील। तो वो भी सिंगल सेल की लेयर होती है और वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह काम कर सकती है। उसके बाद स्किन ऑफ ग्रेप फ्रूट, अंगूर जो होता है, अंगूर उसका जो छिलका होता है वो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है। समझ में आ गया? तो देखा होगा कई बार आपने कि अगर हम अंगूर से किशमिश बनाते हैं और उस किशमिश को यदि हम पानी में या दूध में डाल देते हैं तो फूल जाता है, ऑस्मोसिस होता है। समझ में आ गया? बाहर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है और अंदर उसके गाढ़ा शुगरी सिरप जैसा जेली लाइक मेटल होता है किशमिश के अंदर, तो पानी बाहर से अंदर की ओर मूव करता है जिससे फूल जाते हैं। खीर उर बनाते हैं तो देखा होगा आपने कैसे फूल जाती है वो पानी को खींच करके अंदर, तो ट्रांसफर अलाउ करता है ये। उसके अलावा जो हमारा हेन का एग होता है व्हाइट कलर का, उसमें जो एग की शेल है और जो व्हाइट कलर का जो प्रोटीन मैटर है उसके बीच में एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है, छिलका सा निकलता है व्हाइट कलर का मेम्ब्रेन, एग मेम्ब्रेन बोलते हैं इसको। ये भी क्या है, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक एग्जांपल हो गया। तो बच्चों ये हमारी सारी अलग अलग प्रकार की प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स हो गई, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? What would happen to the life of a cell? सेल के जीवन का क्या होगा if there was no Golgi apparatus? यदि गोल्गी apparatus नहीं होता। तो बच्चों अगर गोल्गी apparatus नहीं होता तो जो भी गोल्गी apparatus काम करता है वो सारे कामकाज नहीं होते। तो देखते हैं गोल्गी apparatus क्या क्या काम करता है और क्या बाधा आ जाती है सेल के कामकाज में। तो if there is no Golgi body in a cell, यदि किसी सेल में गोल्गी बॉडी नहीं होगी तो क्या होगा? तो सबसे पहले बता रखा है हमने कि जो गोल्गी बॉडी होती है सिक्रीटरी सेंटर है। यहाँ पे सेलुलोज और पेक्टिन का सिक्रेशन होता है जो कि सेल वॉल बनाने के लिए चाहिए। अब अगर गोल्गी बॉडी ही नहीं होगी, गोल्गी अपरेटस नहीं होगा, तो सेल वॉल बनाने के लिए सेलुलोज और पेक्टिन नहीं होगा, तो सेल वॉल सिंथेसाइज नहीं होगी, तो नए सेल्स नहीं बन पाएंगे, प्लांट सेल्स डिवाइड ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब भी नया सेल बनता है तो सेल वॉल बनाने की आवश्यकता बनती है।
तो सेल वॉल कहां से आएगी? सेलुलोज और पेक्टिन से। अब ये सिक्रेट ही नहीं हो रहे तो फिर सेल डिवाइड करने बंद कर देंगे, सेल वॉल नहीं बनेगी। समझ में आएगा? सो द सेलुलोज एंड पेक्टिन रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग सेल वॉल विल नॉट बी सिंथेसाइज्ड, इनका निर्माण नहीं होगा। पहला इंपॉर्टेंट असर ये होगा सेल के ऊपर, तो सेल का डिवीजन बंद हो जाएगा। उसके बाद सारी पैकेजिंग एक्टिविटीज कंट्रोल करता है ये। मैंने बताया था ट्रैफिक पुलिसमैन है ये एक पोस्ट ऑफिस की तरह काम करता है। पैकेज करके ये क्या करता है? ये अलग अलग जगह पे भेज देता है वेसिकल्स के रूप में अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट्स को। ठीक है, सो द पैकेजिंग एक्टिविटीज वुड नॉट टेक प्लेस, पैकेजिंग नहीं होगा अलग अलग प्रकार के सब्सटेंसेस का, ड्यू टू विच द सेल वुड नॉट बी एबल टू रिपेयर इटसेल्फ। बच्चों कहीं पे सेल पे टूट फूट चोट लग जाती है तो रॉ मटेरियल्स की, कच्चे माल की जरूरत होती है, तो यही पैक कर करके अलग अलग साइट्स पे भेजता है, तो सेल अपने आप को रिपेयर नहीं कर पाएगा। समझ में आ गया? कोई भी ऑर्गेनेल पुरानी हो गई, वहां पे कोई नई चीज भेजी जानी है रिपेयर के लिए, कोई इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल भेजा जाना है, वो यही भेजता है, ये नहीं भेजेगा तो रिपेयर अपने आप को सेल नहीं कर पाएगा, रिन्यू नहीं कर पाएगा। उसके बाद लाइसोसोम जो होते हैं बच्चों, मैंने बताया था कि ये सुसाइड बैग्स भी कहते हैं इनको। इसके अंदर एक पाउच जैसे वेसिकल्स होते हैं, गोल गोल वेसिकल्स होते हैं, इसके अंदर कई प्रकार की हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होती हैं जो कि डाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं और साथ में सेल को इन्वेडिंग जर्म्स के आक्रमण से भी बचाती है। तो अगर ये गोल्गी बॉडी नहीं होगा तो लाइसोसोम नहीं बनेंगे, लाइसोसोम नहीं बनेंगे तो डाइजेशन प्रोसेस नहीं होगा। सो लाइसोसोम्स विल नॉट बी फॉर्म्ड ड्यू टू विच डाइजेशन प्रोसेस would be affected, डाइजेशन प्रभावित होगा। मोर ओवर, और इसके अलावा जो सेल है इट वुड नॉट बी एबल टू डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट द इन्वेडिंग जर्म्स, जो आक्रमणकारी जर्म्स हैं अगर वो गलती से सेल के अंदर घुस जाएंगे तो सेल अपनी रक्षा नहीं कर पाएगा। समझ में आ गया? ये कुछ इंपॉर्टेंट काम काज हैं जो कि बाधित होंगे सेल के। समझ में आ गया? चलिए अगला क्या क्वेश्चन है बच्चों? इफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए सेल, यदि सेल का जो क्या है संरचना है, ऑर्गेनाइजेशन है, इट इज डिस्ट्रॉयड, मतलब सेल मेम्ब्रेन फोड़ दें, उसका स्ट्रक्चर तोड़फोड़ कर दें, ड्यू टू सम फिजिकल और केमिकल इन्फ्लुएंस, या तो फिजिकल कारणों से दबाव डाल के या केमिकल के प्रेजेंस में, व्हाट विल हैपन, तो क्या होगा? तो बच्चों अगर सेल का ऑर्गेनाइजेशन ही फोड़ देंगे, मेम्ब्रेन वगैरह तोड़ फोड़ देंगे तो सेल जो होता है मारा जाएगा, इसकी सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज अरेस्ट हो जाएगी, कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज गतिविधि लाइफ सपोर्टिंग काम नहीं होगा। तो the metabolic activities of the cell will not be carried out and it will die। तो अगर सेल का ऑर्गेनाइजेशन ही, बेसिक स्ट्रक्चर ही नष्ट कर दिया जाए, उसको उसके साथ छेड़खानी कर दी जाए, तोड़फोड़ की जाए, तो सेल के सारे कामकाज बाधित होंगे, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, रिएक्शंस, लाइफ सपोर्टिंग एक्टिविटीज सब बंद, एंड सेल विल डाई, मर जाएगा। उसके बाद कैन यू नेम 2 ऑर्गेनल्स हु वी हैव स्टडीड दैट कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटेरियल? मैं बता चुका हूं जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, तो 2 ऐसी ऑर्गेनल्स जो आपने पढ़ी है उनके नाम बताओ जिनका स्वयं का जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए के रूप में। तो बच्चों हमने पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड ऐसे होते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर खुद का डीएनए होता है और यही कारण है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है पावर हाउस ऑफ द सेल, ये अपने आप को रिप्लिकेट कर सकता है, अपनी कॉपीज तैयार कर सकता है, 1 से 2 हो सकता है डिवाइड करके। इसी प्रकार से जो प्लास्टिड होता है, क्लोरोप्लास्ट, उसके अंदर भी खुद का जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है जिसको हम प्लास्टिडोम कहते हैं। ठीक है, और ये भी अपने आप को मल्टीप्लाई कर सकता है, अपने आप को रिप्लिकेट कर सकता है, 1 से 2 हो सकता है डिवाइड होके आवश्यकता पड़ने पर। तो ये 2 सेल ऑर्गेनल्स जिसमें खुद का डीएनए होता है जेनेटिक मटेरियल के रूप में। चलिए अगला, लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं? ठीक है, तो लाइसोसोम को सुसाइडल बैग इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी अलग अलग प्रकार की एंजाइम्स होती है जो सेल के किसी भी हिस्से को डाइजेस्ट कर सकती हैं। तो सेल का कोई टूटा फीटा, वोर्न आउट, घिसा पिटा, यूजलेस पार्ट होता है तो उसको डाइजेस्ट कर लेती है। और कभी कभी सेल काफी कमजोर हो जा रहा है, उसको भोजन नहीं मिल रहा कहीं से बाहर से, तो लाइसोसोम फट जाता है और फटने के बाद में इसकी एंजाइम्स सारी साइटोप्लाज्म में रिलीज हो जाएंगी और साइटोप्लाज्म में जो इसके सामने आएगा, जो भी कंपोनेंट आया साइटोप्लाज्म का, चाहे मेम्ब्रेन वाला पार्ट हो, प्रोटीन्स हो, लिपिड्स हो, कुछ भी हो, सबको तोड़-फोड़ करके तहस-नहस करके डाइजेस्ट कर लेगी और सेल ब्रेक डाउन हो जाएगा। और सेल का ब्रेक डाउन कहलाता है लाइसिस ऑफ द सेल, और लाइसिस के कारण इसका नाम लाइसोसोम पड़ा है। बॉडीज दैट कॉज लाइसिस ऑफ द पेरेंट सेल, और इसके कारण सेल मारा जाएगा। तो क्योंकि लाइसोसोम उत्तरदायी है खुद के पेरेंट सेल को किल करने के लिए, मार डालने के लिए, इनको सुसाइडल बैग्स भी कहा जाता है। सेल्फ किलिंग, ये खुद के सेल को ही मार डालते हैं, तो खुद को मारना इज सुसाइड। ठीक, सो लाइसोसोम्स कंटेन डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंजाइम्स, अलग अलग प्रकार के एंजाइम्स होती हैं इनके अंदर। व्हेन ए लाइसोसोम बर्स्ट्स, और जब लाइसोसोम फूट जाता है, दीज एंजाइम्स आर रिलीज्ड इन द साइटोप्लाज्म, ये एंजाइम जो है साइटोप्लाज्म में रिलीज हो जाती है एंड कैन डाइजेस्ट ऑल द सेल्यूलर कंपोनेंट, सेल के सभी हिस्सों को ये तोड़-फोड़ करके डाइजेस्ट कर सकती है। एज ए रिजल्ट द सेल गेट्स डिस्ट्रॉयड, और फिर सेल नष्ट हो जाता है, मारा जाता है। हेंस, और इसीलिए लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइड बैग्स, इसीलिए हम लाइसोसोम्स को सुसाइड बैग्स भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, व्हाट वुड हैपन if the plasma membrane ruptures
और ब्रेक्स डाउन। यदि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसी कारणवश फट जाती है या फिर ब्रेक हो जाती है तो क्या होगा? तो बच्चों सेल अपना सारा साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनेल्स, कामकाजी हिस्से उस सेल से बाहर बह के निकल जाएंगे, लूज कर देगा। और जब सेल अपने कामकाजी हिस्सों को ही लूज कर देगा तो सेल के कामकाज ठप हो जाएंगे। तो इसका मतलब सेल जिंदा नहीं रहेगा, मारा जाएगा। ठीक। सो इफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्रेक्स डाउन, तो बच्चों प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है जो सेल के अंदर वाले जो पार्ट्स होते हैं उनको सुरक्षा देती है। ये फट जाएगी तो सेल का अस्तित्व ही नहीं बचेगा। इफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्रेक्स डाउन तो क्या होगा? द सेल विल लूज इट्स साइटोप्लाज्म, सेल अपना साइटोप्लाज्म खो देगा। एंड द सेल ऑर्गेनेल्स, ये भी जाती रहेंगी, सेल ऑर्गेनेल्स सेल के बाहर निकल जाएंगी, मारी जाएंगी। द सेल विल नो लॉन्गर रिमेन अलाइव, और फिर सेल जिंदा नहीं रहेगा, ये नष्ट हो जाएगा, मारा जाएगा। ठीक। अगला, विच ऑर्गेनेल इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। बच्चों सेल का जो पावर हाउस है वो कौन सी ऑर्गेनेल को कहा जाता है? हमको पता है कौन सी ऑर्गेनेल है, वो माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है। सो माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों? बिकॉज इट इज द साइट फॉर सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्स जो होते हैं उसमें जो रेस्पिरेशन होता है, ग्लूकोज का जलना और जल करके एनर्जी निकलना एटीपी के रूप में, ये काम होता है कहां पे? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और यही कारण है कि वो एनर्जी को एटीपी के रूप में स्टोर करता है, इसीलिए इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों? बिकॉज इट इज द साइट फॉर सेल्यूलर रेस्पिरेशन, सेल के रेस्पिरेशन का स्थान है। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन द एनर्जी रिलीज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और जब रेस्पिरेशन होता है तो जो भी एनर्जी निकलेगी वो एटीपी के रूप में निकलती है, जमा हो जाती है इस केमिकल कंपाउंड के रूप में। हेंस इट इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। क्लियर है? चलिए तो बच्चों आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे जहां पे हम देखेंगे अमीबा अपना भोजन कैसे लेता है, इसके अलावा प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में बेसिक डिफरेंस क्या है। ठीक है कि नहीं, क्या ये देखेंगे। और एक और हमारे दो अलग अलग कैटेगरीज के सेल्स होते हैं बच्चों, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स, क्या होते हैं ये, और इन दो प्रकार के सेल्स में क्या डिफरेंस है बेसिक, वो भी देखेंगे हम। ठीक है कि नहीं क्या। और एक और एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चन है आपका, एक्सपेरिमेंट आधारित क्वेश्चन है ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन पे, तो वो क्वेश्चन भी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो आई होप आपको आज के ये जो क्वेश्चंस डिस्कस किए अच्छे से समझ में आ गए होंगे, इनको अच्छे से आप लोग अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे। सो टिल नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।